वांग्मय त्रैमासिक हिंदी पत्रिका अलीगढ़ और विकास प्रकाशन कानपुर के संयुक्त तत्वाधान के में ये जो 26 अगस्त से 1 सितंबर की व्याख्यान माला सीरीज़ है, उसके लिए उनको हम मुबारकबाद देते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ का दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया है। और सब के बाद सबसे पहले जो मेरा उसूल है कि मैं बशीर बद्र की आवाज़ में कि मेरा उसूल इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। अगर मेरी आवाज़ में क्लियरिटी कम हो तो मैं इसे थोड़ा और पास कर सकती हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार ये बताना चाहूँगी कि जिस चीज़ पर करीब 33 लेक्चर अब तक के व्याख्यान हो चुके हैं, अब आप सोच सकते हैं कि उस पर कुछ कहने की हिम्मत करना तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल काम था। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी छुटी है कि जो है, लेकिन फिर भी जब संभावनाओं के द्वार हैं वो खुले ही रहते हैं सदैव। और हम इसको 11 मई से जो ये हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं थर्ड जेंडर विमर्श पर, आज हम सिर्फ थर्ड जेंडर विमर्श को ही हाईलाइट करेंगे। बाकी जो और बीच बीच में श्रृंखलाएं चली उनके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। और जो ये 11 मई से प्रारंभ हुई उनमें जो हमारा सबसे पहले, चूँकि मैं मेज़बान भी हूँ तो कहीं ना कहीं मैं दोनों रोल प्ले कर रही हूँ इस समय, तो मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी विकास प्रकाशन कानपुर और वांग्मय त्रैमासिक हिंदी पत्रिका को कि जो ये कोविड-19 का समय है जिसको उन्होंने इतनी पॉजिटिविटी में बदल दिया कि जहाँ पर यहाँ आपदा को अवसर मान लिया और उसमें हमने इतना ये एक ऐतिहासिक कार्य इस मंच ने किया। उस मंच के लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और बार बार ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि उन्होंने जब ये काम शुरू किया था 11 से, और उसमें सबसे पहले हमारे डॉक्टर रमाकांत राय साहब, लवलेश दत्त साहब, गौरव तिवारी साहब, भारती जी, विमलेश जी, शमीम जी, रमेश कुमार जी, प्रोफेसर कमलानंद जी, प्रोफेसर मेराज, राधे श्याम जी, विजेंद्र प्रताप जी, नितिन सेठी, बहुत सारे और भी नाम हैं, शायद छूट गए हों, जान के नहीं छोड़े हैं, माजरत चाहती हूँ। तो बहुत सारे थे जिनके हमने व्याख्यान सुने और हम उनसे बहुत ज़्यादा हमारा ज्ञान बढ़ा और हमने जाना कि उनकी समस्याएं और उनके बारे में किस किस तरह से सोचा जा सकता है। किसी ने कहानी पे, किसी ने उपन्यास में, किसी ने आत्मकथा पर, सभी ने कुछ ना कुछ अपने नए विचार रखे और सबसे मैंने सीखा। तो मैंने ये महसूस किया था उस दौरान कि लोगों का ये वक्तव्य था कि अभी अगर हम आलोचकों को सुन रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि हम अगर कथाकार जिन्होंने इसको लिखा है वो किस उद्देश्य से लिखा, कैसे ये उपन्यास आए हमारे सामने। तो हमने फिर उस तरीके से दोनों को, लता अग्रवाल कथाकार हमारी और कथाकार गिरिजा भारती का भी वक्तव्य उसमें शामिल किया। और विकास प्रकाशन को और वांग्मय त्रैमासिक को मैं साधुवाद दूंगी इस चीज़ के लिए कि वो हर चीज़ में इनिशिएटिव लेते गए और थके नहीं। अनवरत ये यात्रा जो चल रही है आज 33 लेक्चर या 32 लेक्चर के बाद, आप सोच सकते हैं कि क्या नया बचा होगा जिस पर बात की जा सके। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अगर ये समस्याएं जिनकी है वो ही कुछ मंच पर आकर कहें तो शायद हम ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएँ। उसके बाद जो सीरीज़ शुरू हुई 4 जून से, तो उसमें मीरा परिदा जी, धनंजय चौहान और रहीम जी, सिमरन जी, संजना सिंह, कंचन सेंद्रे जी, रुद्रांशी भट्टाचार्य, अभिना अहेर, रवीना बरिहा, और जब इनसे बात की गई और इनके वक्तव्य हमने सुने तो हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा कईयों के नाम आते हैं उस पर की ज़बान पर कि हम उनके वक्तव्यों से बहुत ही अभिभूत हुए और उनके दर्द को हमने ज़्यादा नज़दीक से जाना। और उस दौरान जो बात आई धनंजय जी के वक्तव्य में और उसमें कि ट्रांस विमेंस इसमें हमने ज़्यादा ले रखे हैं और हमने ट्रांस मैन पे बात नहीं की, तो ट्रांस मैन को फिर हमने उसमें 2 ट्रांस मैन को भी जो है विकास प्रकाशन कानपुर और इस मंच ने, वांग्मय त्रैमासिक ने अपने में शामिल किया। और उसमें हमने देखा कि बॉडी बिल्डर आर्यन पाशा ट्रांस मैन, और दूसरे हमारे पप्पी देवनाथ जी, जिनका कितना बड़ा संघर्ष है कि 33 साल तक वो स्त्री का जीवन जीते रहे और उसके बाद आज भी वो संघर्षरत हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उनको भी लिया और उनसे भी ये हमको बहुत ज़्यादा मफाद हुआ और हम इस एरिया में जो रिसर्चर हैं उनके लिए कुछ उपयोगितावादी कार्य कर पाए। अभी हमने लेटेस्ट जो सुना
उसमें रवीना बरिया जी को सुना और धनंजय जी की बात मैं पहले सुन चुकी थी। ये एक बात मुझे बार बार ये लगी कि ये लोग बार बार एक बात बताना चाहते हैं कि इनके द्वारा जो लिखा हुआ साहित्य सृजन है, या अगर उसको भी मौका मिले या वो भी कुछ लिख पढ़ सकें या उसको भी एनालिसिस किया जाए, तो जिस तरीके से दलितों की बात कही गई कि दलितों ने जब लिखना शुरू किया, दलितों पर लिखना शुरू किया गया, तो दलितों ने जो लिखा और जो गैर दलितों ने लिखा, दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आया। और गैर दलित अब जो है लिख रहे हैं, उनको दलित वाले जो लिख रहे हैं दलित नहीं हैं, वो दोनों में हमने बहुत फ़र्क पाया। तो इस तरीके से हम उस दर्द के ज़्यादा नज़दीक जा पाएँ, तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है समझ में आई। और मैंने ये सोचकर उस वक्त से अपनी सोच का दायरा ये बनाया कि इन्होंने अब तक के क्या क्या लिखा है, इनके द्वारा रचित साहित्य क्या है, क्योंकि ये इतनी तहों में अपने को छुपाए रहते हैं कि हम इनके बारे में इनकी रचनाओं के माध्यम से शायद आसानी से पहुंच सकें। अब हम अपनी बात जो है और अपनी बात शुरू करेंगे। हमारा थर्ड जेंडर जो चुनौतियों भरा हुआ ये विमर्श है, इस पर बात करने से पहले मैं फिर एक बार सभी मंच पर आए परिवारजन और श्रोता हमारे सभी को हम बहुत बहुत सादर अभिवादन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। और मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगी कि इसमें वांग्मय त्रैमासिक हिंदी पत्रिका के संपादक डॉक्टर एम फिरोज़ अहमद, जो कि हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और 18 वर्षों से वांग्मय का संपादन कर रहे हैं, और वो 1 दर्जन से अधिक कार्य उन्होंने इस पर संपादित पुस्तकों पर किया है, और ये 2 दर्जन 3 दर्जन से अधिक व्याख्यानमाला की सीरीज़ उन्होंने जो ये कर रही है। तो इस सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दोनों विकास प्रकाशन और ये वांग्मय हिंदी त्रैमासिक हिंदी पत्रिका के संपादक के संदर्भ में ये इत्तेफाक से मेरे पति भी हैं, और ये सौभाग्य कहें और इत्तेफाक कहें तो। और विकास प्रकाशन, ये दोनों ने मिलके जो ये जुगलबंदी है, ये इतनी ऊंचाई तक जाएगी, इसकी उम्मीद हमने जब शुरू किया था इन लोगों ने तो इतनी उम्मीद नहीं की थी, और आज ये बहुत ज़्यादा हमें अभिभूत कर रही है। और इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये लोगों ने इस आपदा को, जो कोविड-19 था, इसको उन्होंने अवसर मान लिया, और शायद यही सकारात्मकता है जीवन की कि जब सब तरफ हो तब हमको कोई तो एक दिया जलाना पड़ेगा ना। हम अपने कार्यों से तो अलग नहीं हो सकते ना, किसी चीज़ का टेरर, भय, कोविड है और कैसे, तो ये नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये जो सकारात्मक रिजल्ट्स चल रहे हैं, यद्यपि की आलोचना के घेरे में भी हम लोग रहते हैं, हमको उसकी फिक्र नहीं रहती, तो ये चीज़ें भी हम झेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो हम कर सकते हैं, एक साहित्यकार और एक लेखक और एक कहीं ना कहीं आलोचक और एक कहीं ना कहीं शिक्षक की हैसियत से जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हम ही तो स्प्रेड करेंगे, वो बॉटनी और फिज़िक्स और लाइफ साइंस वाला स्प्रेड नहीं करेगा। तो ये काम जो किया गया है इन दोनों के माध्यम से, ये आदरणीय है, और मैं वाजपेयी जी को और फिरोज़ जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ उनके कार्यों के लिए, और एडमायर करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये महान कार्यों को करने की लगन है। ये दिखावे के लिए या पब्लिक सेक्टर में अपनी इमेज बनाने के लिए काम नहीं करते हैं। ये बात मैंने 18 वर्षों के 19 वर्षों के अनुभव में महसूस की है। अच्छा, अब हम अपना मेन जो बात है उस पर आते हैं कि हमने अपनी बात को किस तरीके से रखना है। सबसे पहले देखिए, हो सकता है कि कुछ 19-20 रेपिटेशन हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ों को बताने के लिए कुछ चीज़ों को बताना बहुत अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चलता है। मैंने यहाँ पर जो मेरा मेन उद्देश्य है, जो मैं शुरू में इसलिए बताई दे रही हूँ कि मैं यहाँ पर उनकी रचनाओं के माध्यम से उनके ज़िंदगी की चुनौतियों को आपके समक्ष रखूँगी। वो साथ साथ चलती रहेंगी बातचीत, हम उसकी चुनौतियों को लिस्ट नहीं बना के बता रहे हैं आपको, और कोई भी हम ये कोशिश कर रहे हैं आज कि अपने इस वक्तव्य में कि जो चीज़ें पिछले 32-33 लेक्चर्स में हो गई हैं वो रिपीट ना हो, कुछ नया अगर मैं दे पाऊँ तो बेहतर है, और किसी चीज़ों का मैं रिपीटेशन ना करूँ। इसलिए मैं बहुत चीज़ों को कट शॉर्ट भी करूँगी और बहुत चीज़ों की डिटेल में भी नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो जो हम थर्ड जेंडर द्वारा रचित साहित्य है उस पर चुनौतियों पे बात जब करेंगे, उसके हमारा ये जो शुरुआत होती है, पहले हम इनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यद्यपि कि मनुस्मृति में भी 3 तरह के मानवों की संरचना और वेदों में दैवी, इनके 2 रूप हमारे सामने
एक तो इनको कहीं देवी मान लिया जाता है और दूसरी ओर कहीं ना कहीं उनकी ये दयनीय दशा है कि वो ट्रेनों में मांग रहे हैं और इस तरीके से रोड्स पे भिक्षावृत्ति के तहत एक तरीके से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दुखी इनका जीवन है और आपको ये हमेशा हंसते गाते और इसी तरह मिलेंगे, इनको कभी आप रोते नहीं पाएंगे। तो ये इनका बहुत बड़ा दर्द है जो हमारे सामने आया। और सब चीज़ों के बाद हमने वृहनला का कैरेक्टर देखा, हमने शिखंडी को महाभारत के अंत के रूप में देखा, कितना महत्वपूर्ण किरदार हमारे सामने आया है। तो ये कहीं ना कहीं, और क्या उनकी रिस्पेक्ट है भीष्म पितामह की नज़रों में, और किस तरीके से वो अपने लिए अपना वो बताते हैं वध करने का तरीका। और आपको रामचरितमानस की ये 2 पंक्तियाँ मेरे लिए बहुत अनिवार्य हो जाती हैं हर जगह बताना, कि रामचरितमानस चूँकि आज गला जो है एक बड़े वर्ग का कंठाहार है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी जो बातें आई हैं मैं उन्हीं को यहाँ उद्धृत करूँगी और बहुत मैं किसी चीज़ की डेप्थ में नहीं जाऊँगी रामायण महाभारत के। तो रामचरितमानस में जो 2 पंक्तियाँ आई हैं, ये वो समय है जिस वक्त राम वनगमन के लिए जा रहे हैं, और वनगमन जाते समय उनको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं लोग उनको वापस लेने के लिए आते हैं, और वो बहुत ही आदरणीय और बहुत ही मतलब नम्र लफ्ज़ों में जो बात कहते हैं कि जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन्मानी पर निधि फेरे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे सबको संबोधित किया कि आप लोग कृपया करके, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वापस चले जाएं और मुझे मेरे धार्मिक कार्य पे मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने दें। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने किन्नरों के लिए कोई चुकी वक्तव्य नहीं कहा, तो वो किन्नर 14 वर्ष तक उसी स्थान पर रहे। और 14 वर्ष के बाद जब रामचंद्र जी लौटे तो वो पहली पंक्ति में उनको मिले। पहली पंक्ति में मिलने पर रामचंद्र जी ने उनसे कारण जब पता चला कि वो 14 वर्ष से यहीं खड़े थे, तो उनको इतना वो अभिभूत हुए और उन्होंने उनको मतलब मंगल कामना के लिए आशीर्वाद वाचक बने रहें, गाते रहें, इस तरह के लिए उनको प्रेरित किया। तो कहीं ना कहीं ये बात, ये तथ्य बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि चीज़ें किस तरह से आई हैं। अब इस संदर्भ में जो बात एक और महत्वपूर्ण है, मैं बहुत किताबों की रेफरेंस नहीं दूंगी, लेकिन मुरारी बापू की एक किताब मानस किन्नर मेरे समक्ष आई। उसमें उन्होंने एक 9 दिन का व्याख्यान माला आयोजित की थी, और उस व्याख्यान माला में सारे किन्नर वर्ग में, जिसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और बड़े बड़े दिग्गज और बहुत लोग थे जो वहाँ मौजूद थे, और वो बहुत अच्छी अवस्था में सब मतलब 9 दिन उनका रखना और करना। और मुरारी बापू एक बड़ा नाम है, उन्होंने वहाँ पर रामचरितमानस के जो पृष्ठ खोले हैं वो कुछ नए तरीके से खोले हैं। और जैसे उन्होंने ये बोला कि देव धनुष किन्नर श्रेणी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कह दे ही असीसा। अर्थात राम ब्रह्म रूप हैं, किन्नरों ने राम को आशीर्वाद दिए। मुरारी बापू ने इस 9 दिवसीय व्याख्यानमाला में बार बार इस संदर्भों को ग्रहण किया, और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का उन्होंने बताया कि उसमें उन्होंने 16 बार किन्नर शब्द का प्रयोग किया है, और इसके अतिरिक्त अपनी अन्य रचनाओं में तो 26 बार इसका जो है अंकन किया है। और बालकांड में जो कैलाश पे कौन रहे, कैलाश कितना जो है कैलाश पर्वत पर कौन रहे, तो सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनिवृंद। किन्नर समाज देवताओं का ही भाग है, जिसको अंग्रेजी के जो लोग हैं वो सेमी गॉड भी कहते हैं। ये उनकी किताब का अंश है। लंका कांड में भी ये बात आई कि लागे किन्नर गुनगुन, अर्थात किन्नर जो है वो गायक हैं और राम को आशीर्वाद दे सके ऐसी क्षमता उनमें है। अब हम जो है इसमें कहीं ना बंदो किन्नर कह के रामचरितमानस में इसका प्रारंभ होता है, और देखा जाए तो 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास प्रारंभ में ही उनकी वंदना करते हैं, और तब जाके रामचरितमानस की पूरी वो लिखते हैं कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर बंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। अर्थात कुल मिलाके कि राक्षस और नर और दानव और नाग जो एक देवता है, खग अर्थात आकाश के पक्षी, भूत पिशाच और पितृ पूर्वज गंधर्व, सभी के साथ वो किन्नर को भी प्रणाम करते हैं। तो कुल मिलाके आध्यात्म रामायण में भी अगर आप देखें तो सुंदरकांड, अरण्यकांड, युद्धकांड में हर जगह पे किन्नरों ने गान किया हुआ है। वे किम
नर हैं, अर्थात कुछ विशेष हैं। 16 बार तुलसीदास ने इसका जो किन्नर शब्द का श्रृंगार 16 श्रृंगार किया है, ऐसे लफ्ज़ मुरारी बापू ने अपनी मानस किन्नर में इनके लिए उद्धृत किए हैं। अब ये बात आई यहाँ तक कि इसके बाद जब मध्यकाल आया, मध्यकाल में आपका खिलजी वंश आया, मुग़ल वंश आया, इसमें इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इनको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आदर और सत्कार था कि इनके लिए आप मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनार लेके उसे ख़रीदा गया था। मलिक काफूर जो एक किन्नर था, उसके बाद उसको ताजुल मुल्क काफूरी जैसा लक़ब उपाधि भी दी गई थी। तो सैनिक में, युद्ध में ख्वाजा सरा की शक्ल में ये हमारे आसपास मुग़ल काल में अपनी पत्नियों की सुरक्षा के लिए इनसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर वो किम नर और किम पुरुषी की शक्ल में वहाँ पर कार्यरत थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। कई लेक्चर्स में इनकी शिक्षा पर बात की गई, तो शिक्षा का तो कोई हमको ऐसा विद्वान नहीं मिला अभी तक किन्नर में कि कोई था बैकग्राउंड में, बट उनकी जो स्थिति थी सामाजिक वो बहुत स्ट्रांग थी और वो दयनीय स्थिति में नहीं थे। जब महाराज होते थे, खाना पीना बनाते थे और सैनिक होते थे, और उसमें तो उनकी प्रोग्रेस और उनको पैसों की कोई कमी नहीं थी। बात तो आती है तब जब 1871 में अंग्रेज़ों द्वारा उनको अपराधी श्रेणी में लाके क्रिमिनल लॉ में डाल दिया गया। यद्यपि कि वो 77 में जाके अपराधी से अलग हटा दिए गए, लेकिन तब भी 377 की दीवार उन पर, तलवार उन पर लटकी रही। तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति तब से दयनीय है और हज़ारों सालों हो गया, उसमें काफ़ी कोई परिवर्तन नहीं आया। अब जो स्थिति है उनकी, वो 2009 में उनको फिर मतदाता पहचान पत्र में अन्य की श्रेणी में रखा गया कि वो अन्य हैं, और अन्य के साथ उनका हुआ। उसके बाद जो आई कहानी आप लोगों ने देखा, जिसका बार बार जिक्र हुआ, 15 अप्रैल 2015 की वो घड़ी जिसमें उनको थर्ड जेंडर के लक़ब से नवाजा उच्चतम न्यायालय ने, और सिर्फ नवाजा ही नहीं, कहीं ना कहीं उनको वो सारे अधिकार भी दिए जिसमें उनको अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने का, किन्नरों को मुख्य धारा, उनको ओबीसी की जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जाएंगी। अब उनको वो पूरा एक बहुत मोटा वो है, उसको बताने की यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी स्थितियाँ इतनी बेहतर हो गई हैं जिनको बताया जा चुका है, इसलिए रिपीट भी नहीं कर रहे हैं हम, कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इनकी शिक्षाएं फ्री कर दी गई हैं, यूपी कुशीनगर में इनकी यूनिवर्सिटी बन रही है इनके लिए, इनके जैसे डॉक्टर्स और इनके लिए स्टाफ, और सबसे ज़्यादा प्रसाधन शौच जाने के लिए रास्ते में, बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशन पे और गाड़ियों में उनके लिए इंतज़ामात करने के ऑर्डर्स हो गए हैं। यद्यपि कि अभी ऐसा दिखा नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें होने की बात कही गई है, और जाहिर सी बात है हाँ 15 अप्रैल 2014 में ये अधिनियम पारित हुआ और 18 में ये बिल लागू हुआ। तो अब उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इनका भविष्य इंशाल्लाह होगा। इन्होंने एक लंबे वक्त तक गुजारा है अपना मुश्किल वक्त, और इतनी पीड़ाजनक है वो चीज़ें कि जिसके बारे में बात करते वक्त हम हमेशा दर्द में भर जाते हैं। उसके बाद ये हमने यहाँ तक की बात की, और इसके बाद जो बात आती है, अब हम आते हैं, ये तो ऐतिहासिक परिवेश और आज तक की स्थिति इनकी, और अब इसमें बेहतराई के क्या वो हैं वो जो हम बता रहे हैं। अब हम साहित्य पर आते हैं कि थर्ड जेंडर पर अब तक लिखा हुआ साहित्य, देखिए जिस वक्त 2016 में मैंने अपना रिसर्च स्कॉलर थर्ड जेंडर पर लिया था और उसको जो सूची बनवाई गई थी, तो उस वक्त 35 या 36 रिसर्च स्कॉलर थे। आज उनकी संख्या दुगनी तिगनी हो गई है, और कहीं ना कहीं वो बहुत मतलब तेज़ी से खाली 2020 में ही अकेले 8 या 10 मुझे उपन्यास नज़र आ रहे हैं जो लिखे जा रहे हैं। अभी तक लोगों के पास शायद 16, 17, 18 की अपडेट्स हैं, लेकिन मेरे पास 23 की लिस्ट है जिसमें मैं नाम लूँगी। खाली हो सकता है एक आध किसी को डिस्क्राइब करूँ, अदरवाइज नाम लूँगी, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य थर्ड जेंडर द्वारा रचित जो साहित्य है उस पर बात करना है। तो जो पहला उपन्यास है, यद्यपि कि उसके बारे में भी देखिए एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न आता है कि 1881 में परीक्षा गुरु पहला उपन्यास लिखा गया, और उसके बाद से एक लंबा टाइम 121 वर्ष का चला गया, और फिर जाके 2002 में हमको ये उपन्यास मिलता है यमदीप नीरजा माधव का। तो कहीं ना कहीं इतने वर्ष में क्या किन्नर नहीं थे, या थर्ड जेंडर या तृतीयलिंगी मौजूद नहीं थे? ऐसा तो नहीं है। मतलब ये कि वो इस योग्य नहीं समझे गए कि उनको अपने बातचीत का हिस्सा बनाया जाए या उन पर भी बात की जाए। तो ये एक दर्द है, ये भी एक चुनौती है कि उनके ऊपर एक लंबे वक्त से कोई काम ही नहीं हुआ। 2002 में महिला लेखक नीरजा माधव ने जो यमदीप लिखा, मैं उसी की चर्चा थोड़ी सी करूंगी कि यमदीप ने जब लिखा उन्होंने, तो उनके बच्ची के होने
होने पर जब किन्नर आए थे तब उन्होंने उनके जिज्ञासा उनकी जागृत हुई और उन्होंने उस बच्ची के 2 साल तक के टाइम के बाद उन्होंने जाके उनके फील्ड वर्क करके अपने पति के साथ ये उपन्यास लिखा। उनके पति को अंदर आने नहीं देते थे, उनका कहना था वो तो इंसान है, बेटी तुम अंदर आओ। तो यानी कि वो अपनी कितनी परतें अपने ऊपर रखते हैं और किस तरह से, क्योंकि पुरुष और भाई इस तरह के पिता भाई इन्हीं के द्वारा लोग ज़्यादा आहत हुए हैं, इसलिए वो अगर रूप भी बदलना कभी चाहते हैं तो नारी का ही रूप बदलना चाहते हैं, पुरुष का नहीं करना चाहते। तो नीरजा माधव का यमदीप है जो प्रैक्टिकल अप्रोच पे लिखा गया, यद्यपि कि हमारी नाला सोपारा साहित्य अकेडमी प्राप्त है और कहीं ना कहीं उसकी अपनी भूमिका है, लेकिन जो लफ्ज़ों का है, जो शब्दावली है, जो नीरजा माधव का यमदीप आप पढ़ें तो जो अपने एरिया में मांगते हैं वो कैसे पन के कहलाते हैं, जो दूसरे के एरिया में मांगते हैं वो कैसे खैर गल्ले कहलाते हैं। जो लैंग्वेज है इनकी वो भी उन्होंने इस्तेमाल की है, जो हमको ये बताती है कि अगर उन पर लिखा जाए तो या तो उनसे बातचीत करके लिखा जाए, उनके फील्ड में जाके लिखा जाए, तब हम ज़्यादा उनके चीज़ों को समझ पाएंगे और हम उनकी परतों को खोलने में, उनको अपने मुख्य धारा से जोड़ने में मददगार साबित हो पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा है अनुसुईया त्यागी का मैं भी औरत हूँ, प्रदीप सौरभ का तीसरी ताली। और इसी संदर्भ में मैं 2 बातें और बताऊंगी कि चित्रा मृदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, चित्रा मृदगल जी का, और किन्नर कथा महेंद्र भीष्म जी का। इन तीनों पर हमारी संपादित पत्रिका अनुसंधान में इसके विशेषांक भी निकले हैं, किताबें भी आई हैं और बहुत ही ज़्यादा उसका एक इशू भी बिक गया है और बहुत सारे इसमें जो नाम हम लेंगे वो विकास प्रकाशन के तहत आए हैं उपन्यास। तो अनुसुईया त्यागी जी का मैं भी औरत हूँ, और पारू मदन नाइक का मैं क्यों नहीं, निर्मला भुराड़िया का गुलाम मंडी, और महेंद्र भीष्म का मैं पायल। महेंद्र भीष्म अकेले ऐसे हैं जिनका किन्नर कथा और मैं पायल 2 उपन्यास है। और फिर गिरिजा भारती का अस्तित्व है। भगवंत अनमोल का जिंदगी 50-50 है। वो 27 वर्ष की एज में उन्होंने कुछ व्यवहारिक, कुछ ड्रामेटिकली और कुछ रियलिटी के साथ जिस उपन्यास को लिखा है वो बेस्ट सेलर बुक और उसको बहुत सारे लक़ब मिले हुए हैं। और हरभजन सिंह मेहरोत्रा की ए ज़िंदगी तुझे सलाम और अस्तित्व है गिरिजा भारती की, और सुभाष अखिल की दरमियाना, डॉक्टर मुक्ति शर्मा की श्रापित किन्नर, मोनिका देवी का अस्तित्व की तलाश में सिमरन, भुवनेश्वर उपाध्याय का हाफ मैन, नरेंद्र कोहली का शिखंडी, शरद सिंह का शिखंडी, ये भी दोनों आए हैं 2020 में ही, लता अग्रवाल जी का मंगलामुखी, रेणु बहल जी का मेरी होने में क्या बुराई है, नीना शर्मा का मेरे हिस्से की धूप, और श्री गोपाल सिंह सिसोदिया का वो, डॉक्टर मल्होत्रा का किन्नर मुनिया मौसी। इस तरीके से ये 23 के करीब उपन्यास हैं, जिनमें से कुछ उपन्यास तो उपन्यास की श्रेणी में रखने योग्य भी नहीं हैं। कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ लाइमलाइट में है हम उस पर अगर लिखेंगे तो कभी अपनी पब्लिक, उसका नाम लेने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। वो जो पढ़ते हैं सादा पाठक हैं और वो उनको सुधी पाठकों को खुद पता है कि कौन से उपन्यासों में चीज़ें जो हैं वो कितनी अनुकूल हैं उनके और कितनी नहीं हैं। तो अब हम अपनी असली बात पर आएंगे कि थर्ड जेंडर द्वारा साहित्य क्या है और कितना लिखा गया है। बहुत अधिक मात्रा में वो हमें नहीं मिल पाया है। देखिए उनकी स्थिति ऐसी ही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिखे हुए साहित्य को भी जो भी मैं बताऊंगी आपको उसमें से 90% तो पब्लिक प्रकाशित ही नहीं है, 10% प्रकाशित है। तो वो भी देखिएगा जो लोग इनके यहाँ अराइज करके गए हैं या जो लोग ऊंचाई पर हैं आज, जैसे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जैसे मानवी बंदोपाध्याय, इनके सबसे पहले मैं इनकी आत्मकथा ही ले रही हूँ। इन्होंने इस आत्मकथा को बताया है और वो अंग्रेज़ी में छपी है और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो पहली आत्मकथा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की है, मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी। इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत बार जिक्र हो चुका है। वैशाली रोडे ने इसको शब्दांकन किया है और इसका अनुवाद जो है वो सुरेखा बनकर डॉक्टर शशिकला राय ने किया है। इस आत्मकथा में किन्नर रूप में जन्मी लक्ष्मी स्वयं को एक्सेप्ट करती हैं और किन्नर समुदाय की अगुवाई करती अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचती हैं। उनके भ्रमों, उनके पूर्वाग्रहों को ध्वस्त करती हुई ये आत्मकथा हमें उद्वेलित करती है और बल्कि मुख्य समाज की भूमिका को भी एक तरीके से प्रश्नांकित करती है, क्वेश्चन मार्क लगाती है। दूसरी जो आत्मकथा है मानवी बंदोपाध्याय की पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन, इसको शब्दबद्ध झिलमिली पांडे ने किया और अनुवाद इसका भोला यामिनी ने किया। और ये आत्मकथा जो है ये मानवी बंदोपाध्याय ने इसको बताया है और ये पहले इंग्लिश में लिखी गई और उसके बाद
इनके बारे में तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये इतनी महत्वपूर्ण महिला हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने को ट्रांस वुमेन में तब्दील किया और किस तरीके से ये प्राचार्य के पद पर पहुंची। प्राचार्य के पद पर पहुंचने के बाद इन्होंने इतना इनको तंग किया गया, इतना इनको दुखी और आहत किया गया कि कहीं ना कहीं इन्होंने त्यागपत्र वहाँ पर दिया। यद्यपि कि वो स्वीकृत नहीं हुआ और वो आज भी वहाँ प्राचार्य हैं, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ के माध्यम से जो उनका दर्द छलका है, आज भी वो अस्वीकार की ही पोजीशन में वहाँ हैं कि किस तरीके से उनके सहयोगियों ने उनके साथ कार्य किया और किस तरह उनके सहयोगियों ने उनके ट्रांस वेमेन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए स्टाफ रूम में उनके ऊपर पेपर वेट उछाला कि उनके ब्रेस्ट पे, ताकि वो ये जान सकें कि इनका जो ट्रांस वेमेन का कलेवर इनका चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा, वो आहत करना उनको, वो जगह जगह जितने भी, यानी कि वो प्राचार्य के पद पर भी पहुंच गई, आज भी वो अस्वीकृत हैं उस अपने समाज में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें मानवी जी ने अपने बचपन से लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर पहुंचने तक की घटना का जो उल्लेख किया है, उसमें जो उनका शोषण हुआ है, जो उपहास है, जो अकेलापन है और उत्पीड़न की जो विभत्स कथा है, जिन्हें आज प्राचार्य के पद पर पहुंचने के बाद भी सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल सकी है। ये दोनों महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे, मैंने हो सकता है रिपीट कर दिया हो। अब जो एक चीज़ आई है ए रेवती, उसमें कुछ किन्नरों से बातचीत के आधार पर एक जीवनी पुस्तक है ये। ए रेवती में जो रेवती हैं वो स्वयं भी किन्नर हैं और उनका कहना है कि चूंकि एक किन्नर से एक किन्नर अपनी बात आसानी से कह देता है, तो मैंने इसमें बहुत सारे लोगों के जो है वक्तव्य लिए हैं और उसके साथ इस किताब को मैंने बनाया है या इसको संपादित करवाना है, उसका इरादा है उनका। और अब हम थर्ड जेंडर की जो कहानियाँ हैं और जो कविताएँ हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि सारा जो दर्द छलकता है वो हर आदमी आत्मकथा नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति के पास वोकैबुलरी और इतनी पढ़ाई लिखाई और इतना नहीं होता। यद्यपि कि आत्मकथा तो हर व्यक्ति की बहुत यूनिक होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से अलग है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनमें हमें जो दर्द नज़र आता है कि देखिए, एक जो चीज़ बहुत कायदे से हमें समझने वाली है वो यही है कि लव, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस, ये हमें साधारण मनुष्यों को भी चाहिए है। जब हम साधारण मनुष्यों को भी चाहिए है, तो जो इग्नोर हैं, जो जिनको कभी हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उनको भी चाहिए है। जब हम पशुओं को पेट पालते हैं, उनको भी प्यार करते हैं, तो फिर वो तो खाली अपने लिंग के विकृत होने की वजह से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। जिस तरह हैंडीकैप व्यक्ति को हम अपनाते हैं, उसी तरीके से उन्हें भी अपनाया जाना चाहिए। ये आगे की कहानियों और कविताओं में हम आपको स्पष्ट करेंगे। तो अब हम उनके थर्ड जेंडरों ने जो अभी तक लिखा है, जिसमें रवीना बरिहा की सबसे पहले मैं कहानी आपको बताती हूँ कि रवीना बरिहा की जो कहानियाँ हैं, आखिरी सौगात है, खुदकुशी है और अनछुई पहेली है। विद्या राजपूत की कहानी व्यथा है। इन कहानियों पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 4 ही हैं हमारे पास और ये प्रकाशित नहीं है। आखिरी सौगात रवीना की कहानी है जो बहुत मार्मिक है। एक करीम है बच्चा, जो उसकी करीमा से बनने की यात्रा है। जब समाज में उसके किन्नर होने का पता चलता है, वो ही एज होती है जो 12 से 13 साल में संक्रमण काल जिसे कहते हैं, उस समय जब वो पता चलता है, तभी से उसका शोषण और वो शुरू हो जाता है। और सगे मामा यौन शोषण करके उसको छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली वो घर से बाहर निकलती है और फिर अपने ही जैसे लोगों के डेरे पे पहुंचती है, ट्रेनों में पैसा मांगती है। यद्यपि कि मैं ये सारी चीज़ें, और लास्टली वो एक जावेद नाम के प्रेम में इतना पड़ जाती है कि फिर अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में एक लंबा वक्त उसके परिवार के साथ रह के उसको सारा पैसा ला के देना, और एक लंबे वक्त के बाद उसे पता चलता है कि जावेद शादी कर रहे हैं और आज उनके लड़की वाले आ रहे हैं। तो वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती और जाके अपने ऊपर आग लगा लेती है और अस्पताल में एक बैकग्राउंड में ये कहानी चलती रहती है। अब ये तो मैंने आपको थीम बता दिया, लेकिन इसके साथ जो एक और विडंबना है कि उनकी नियति यही है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये तो एंड में खुद राइटर कह ही रही है। लेकिन मैं आपको उनकी शब्दावली ज़रूर पढ़ के ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि देखिएगा उनकी शब्दावली भी कितनी परिष्कृत और कितनी अच्छी है। कि
उन दिनों भोपाल में ये एक नया वो है, ये करीमा बहुत खूबसूरत थी इस वजह से देखिएगा उनके कि वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट किन्नर हो रहा था। सभी ने सोचा कि करीमा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करे। आखिरकार करीमा राजी हो गई। समुदाय के कुछ लोगों के साथ वो भोपाल की ओर रवाना हुई और ऑडिशन में उसने हिस्सा लिया। फाइनल बम्बई में होने वाला था। करीमा जावेद के साथ पहुंची और मिस इंडिया किन्नर में उसने टॉप 5 में जगह बना लिया। यहाँ उसका चयन मिस वर्ल्ड किन्नर कॉन्टेस्ट के लिए हुआ जो थाईलैंड में होने वाला था। करीमा के इस उपलब्धि से पूजा गुरु समेत सारे के सारे लोग बहुत खुश हुए। और उसके बाद जब वो वापस बम्बई आती है और जावेद का प्रेम पाती है तो वो फौरन ही अपना डिसीज़न ले लेती है उसके साथ जीवन व्यतीत करने का। यद्यपि कि उसके डेरे के लोग उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं बहुत ही दर्द भरा उनका ये वक्तव्य है कि वो उसके साथ तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो तुम्हें लास्ट में छोड़ देगा। लेकिन वो उसका ऐसा यकीन कर लेती है कि कहीं ना कहीं उसको वो उसके प्रेम में अभिभूत होकर उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में उसके परिवार वालों के साथ रहने लगती है। और रोज़ ट्रेन पे पैसे जो मिलते हैं 800 1000 वो रोज़ लाकर उसको देने लगती है। तो एक बार इसी क्रम में देखिए कि हकीकतें जब सामने आती हैं, जब आदमी साथ में रहता है। तो मलेरिया हो गया उसको, उसका इलाज नहीं किया। डेरे पे वो ट्रेन में मांगने नहीं जा पाई तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बात नहीं की। और एक दिन जब थाईलैंड में होने वाली प्रतियोगिता के लिए उसने कुछ पैसे मांगने चाहे तो उसको वो पैसे भी नहीं दिए गए। एक दिन जब थाईलैंड में होने वाली प्रतियोगिता के लिए मुंबई से फ़ोन आया तो करीमा ने जावेद से कुछ पैसे मांगे, पर जावेद ने देने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद करीमा टूट सी गई। कुछ दिनों बाद जब करीमा स्वस्थ हुई तो वापस ट्रेन में जाने लगी, पर अब जावेद के प्रति उसके अंदर प्यार पहले जैसा नहीं था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रोज़ लाके पैसे उसके हाथ में दिया करती थी। और उस दिन भी उसने 800 रुपये लाकर उसके हाथ में दिए जिस दिन उसको ये पता चला कि करीमा शादी कर रहा है, करीमा को वो छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है, लड़की वाले आज आ रहे हैं। जावेद ने जो इसका जवाब दिया जब उसने पूछा कि मैंने तो तुम्हें जो है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद मेरा क्या होगा, तो जावेद ने उसके लिए बाकायदा ये बात कही कि तुम मेरे ख़ानदान को चलाने के लिए चूँकि कोई वारिस नहीं दे सकती है और लोग भी क्या कहेंगे मुझे कि तुमने एक हिजड़े से शादी की है। अब जब तुम नागपुर आई थी तो मैंने तुम्हारे ऊपर रहम खाकर तुम्हें अपने घर में जगह दे दी थी। जबकि करीमा का उसने भरपूर इस्तेमाल किया था, पैसे से, कौड़ी से, हर तरीके से। और जावेद की बात सुनकर करीमा रोते हुए आगे बढ़ी और मिट्टी का तेल शरीर पर डालकर आग लगा ली। जावेद की आवाज़ सुनकर कमरे को तोड़ा और करीमा जब तक आधी से ज़्यादा जल चुकी थी। वो अस्पताल में पड़ी थी, कोई उसे देखने वाला नहीं था। लास्टली सुबह रात भर वो ऐसे ही तड़पती रही। सुबह आते ही किन्नर समुदाय के बहुत से लोग आते हैं और करीमा बुद्ध की तरह सबको देख रही होती है और उसे लग रहा होता है कि किन्नर के प्यार और समर्पण की यही आखिरी सौगात है और आखिरी नियति भी। ये टुकड़े मुझे इसलिए बताना पढ़ के कि हम ये जान पाएँ कि उनकी जो शब्दावली है वो भी कहीं ना कहीं उनकी वेदना को प्रकट करती है और उसमें कहीं अस्पष्टता नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट एकदम अपनी बात को कहने में सक्षम, अच्छी प्रभावशाली अंदाज और कहानियों का जैसे अंत होता है उसी तरह से प्रारंभ और अंत और उसी तरीके से उसकी सारी संयोजना की गई है। अब जो दूसरी चीज़ है इसमें, दूसरी कहानी भी है रवीना बरिया जी की खुदकुशी। ये भी एक बहुत दर्दनाक कहानी है। इसमें एक थर्ड जेंडर के रूप में जन्मा जो 17 वर्षीय शानू है, उसकी माँ चूँकि वैश्यावृत्ति से जुड़ी हुई होती है तो वो उसके विघ्न मानती है उसको अपने कामों में, तो उसको वो कभी कभी प्रताड़ित करती है ख़राब लफ्ज़ों से, जैसे छक्का है, मामू है। बच्चा इससे बहुत टॉर्चर होता है, जबकि वो इतना टैलेंटेड है कि हाई स्कूल में उसके 80% मार्क्स आए थे और कहीं ना कहीं उसकी शादी जो है वो अल्टीमेटली वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है माँ की इन्हीं सारी बातों से। और एक एडवोकेट उस खुदकुशी को बताती है कि ये हत्या है जिसके लिए वो जिम्मेदार उसकी माँ को ठहराती है और किसी न किसी तरीके से वो उसको कि योर ऑनर, वो बच्चा कैसे चरित्रहीन हो सकता है जो अपने दोस्त के लिए अपनी महंगी घड़ी तक बेच दे। वो बच्चा कैसे चरित्रहीन हो सकता है जिसने इसको हर कदम पर मदद किया। सब इसने खुद स्वीकारा है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मिस्टर बार्ले अपनी सीट से उठकर हुंकारते हुए बोले
कि मुझे लगता है कि मेरी काबिल दोस्त भूल गई हैं कि एक चरित्रहीन लड़का ही दूसरे लड़के से शादी करने की बात कह सकता है। ये ट्रांस उसके अंदर जो मौजूद था, ये ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन का जो संघर्ष है, ये एक अलग अपनी कहानी लिए हुए है, ये उस पर बेस्ड कहानी है। तो उसी को वो आगे बताती हैं कि हकीकत में शानू लड़का था ही नहीं, वो थर्ड जेंडर कम्युनिटी से था। डार्विन से लेकर सिंगमर्ड फ्रायड जैसे वैज्ञानिकों ने इस कम्युनिटी के अस्तित्व को स्वीकारा है। और मैं अपने दोस्त को बता दूं कि इस पर्सनैलिटी के लोग अपने को लड़की ही मानते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, और वो फिर किसी लड़के से ही शादी करना चाहते हैं, जिसको हमारे समाज में अपराध माना जाता है और उसे समलैंगिक कह दिया जाता है। और हमारी एक तरीके से समलैंगिकता भी अगर देखा जाए तो 377 में वैध दे दी गई है करार। तो कहीं ना कहीं उसके लिए अमेरिका के मनोरोग एसोसिएशन ने 1973 में भी समलैंगिकता को तो मनोविकारों की सूची से ही हटा दिया है। तो ये इसके समलैंगिक व्यक्तित्व को लेकर उसे चरित्रहीन बताना न केवल एक समुदाय की अवमानना है, बल्कि संविधान का भी अपमान है। ये उन्होंने इसमें लिखा है। एक तरीके से बहुत से लोग जो चीज़ों को उलट फेर लेते हैं या अपने, तो अंत में एडवोकेट रेखा विजयी होती है और माँ अपनी पूरी बात को एक्सेप्ट करती है कि किस तरह वो विघ्न बना हुआ था उसके कार्य में, और उसके घर का जो स्टेटस था वो बहुत ही अच्छा था और उस बच्चे में बहुत टैलेंट था, और कहीं ना कहीं उस बच्चे की हत्या का कारण वो माँ ही थी, जिसकी वजह से उसको करना पड़ा। तो ये भी बहुत बड़ी एक तरीके से विसंगति है। और उसके बाद जो अनछुई पहेली है, वो भी वही ट्रांसजेंडर की कहानी है कि कैसे परिवार वाले, वो शरीर से लड़का होती है लेकिन मन से वो स्त्री होती है, और उसकी शादी फिर एक लड़के से ही कर देते हैं। कहीं ना कहीं विद्या राजपूत जी की कहानी जो व्यथा है, उसमें एक ट्रांसजेंडर का जो दर्द छलका है, और लेखक ने उसमें जो एक नया लास्ट में समाधान भी दिया है, वो भी ऐसे। इसमें जो शुरुआत है मैं वो बताना ज़रूर चाहूँगी कि कहते हैं भगवान ने विचारों को प्रकट करने की ताकत केवल इंसानों को नसीब किया है, उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को शब्द और लेखन के माध्यम से प्रकट करने की क्षमता दी है, पर मैं ऐसा झंझावातों से गुजरा हूँ कि जिसे मैं बयां नहीं कर सकता था। जहां बताने की कोशिश की तो मुझे बेरहमी से चुप करा दिया गया। तो ये जो वक्तव्य है कि मुझे लड़कियों के खेल पसंद थे, पर डर के मारे पसंद बताने से डरता था, पुरानी मम्मा की साड़ियाँ थीं, फ्रॉक पहनने का मुझे शौक़ था, ये इस तरह की चीज़ें वो अपने बताते हैं। और लड़कों के प्रति अपनी आसक्ति को बताते हैं कि किस तरीके से वो डर के मारे अपने प्रेम का इजहार नहीं करते थे, क्योंकि वो मन से लड़की थे और किसी भी लड़के के सानिध्य में आने पर, उनसे प्रेम का इजहार करने पर वो नाराज़ हो जाता। तो इस दर्द को करते हुए लास्ट में उनकी शादी एक लड़की ही से कर दी गई या कुछ, तो फिर वो चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ पहुँची। और कहीं ना कहीं लास्ट में जो उनका एक वो आया है बहुत अच्छा कि माँ कि काश इन अपशब्दों पर हमारे लिए जो है वो, हमें जो छक्का कहा जाता है, जो मामू कहा जाता है, लास्ट में उनका जो अनुच्छेद है कि अक्सर मोहल्ले के लड़के आने जाने पर छक्का चक्का बोलकर चिढ़ाते थे। तो मैं और दीदी जो है, काश इन अपशब्दों पर प्रतिबंध होता, काश हमारी यौनिकता के अनुरूप शादी होती, ना हम अपनों से बिछड़ जाते और ना हमारे में से कोई भी HIV पॉजिटिव होता। ये एक तरीके का वो समाधान लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी और मतलब नसीहत आमीज़ और उनके जीवन के दर्द को बयान करती हुई कहानियाँ हैं, जिनमें शब्द विश्लेषण, कहानी की संरचना, उनका कंटेंट और उनका जितना भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं, चरित्र चित्रण, वो उभर कर सामने आता है। और हम ये मान कर चलते हैं कि वो अच्छी कहानियाँ लिख सकते हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे संपादक भी जुड़े हैं और उनको चाहिए कि वो उनकी कहानियों को भी छापें और उनको भी मौका मिले कि अपनी बात को प्रेजेंट करने का। अब हम आते हैं इसमें कि इनमें जो है कविताएं लिखने वालों में हम एक बार पूरा नाम पढ़े दे रहे हैं सभी लोगों के कि कितने लोगों ने इसमें लिखा है। रवीना बरिहा जी की कविता है, विद्या राजपूत जी की है, MX धनंजय चौहान जी की है, रुद्रांशी भट्टाचार्य जी की है, गहना सोनी जी की है, अब्दुल रहीम की है, सखी मीरा की है, सौम्या जघेल, अजब और विकास साहू और सिमरन जी की है।
इन सब की कविताओं में इनकी वेदना स्पष्ट व्यक्त होती है, जिसमें एमएक्स धनंजय चौहान, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक ट्रांस वुमेन भी हैं, उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी कविता में बहुत मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया है। धनंजय चौहान के बहुत विश्लेषण उनका जो है वांग्मय पत्रिका के इसी साइट पर है। अगर जिसने नहीं देखा है या नहीं सुना है उनके वक्तव्यों को, वो ज्ञान की खान है एक तरीके से, उनको सुने, उनसे वो अपने लिए बहुत मैटर, और रिसर्चर्स को कम से कम उनको बहुत सुनना और समझना चाहिए कि परत दर परत वो खुलते जाते हैं और हमारे ज्ञान में इजाफा करते जाते हैं। मैं उनसे भी बहुत अभिभूत हूँ और जितने नाम मैंने शुरू में लिया, मेरे सभी के वक्तव्यों में चीज़ें बहुत सीखी हैं और सीखने की ही उसमें मैंने ये एक चीज़ ली है। तो ये इनकी है कि तुम जन्म से हो, हम संघर्ष से हैं, तुम वर्ण से हो, हम कर्म से हैं, तुम सूक्ष्म हो, हम विराट हैं, तुम संप्रदाय हो, हम धर्म हैं, तुम शरीर से हो, हम आत्मा से हैं, तुम संपूर्ण नारी हो, हम अर्धनारीश्वर हैं, तुम रंग हो, हम सतरंगी हैं। तो ये आप, तुम सबल हो, हम प्राइड हैं, तुम एक जैसे हो, हम विविध हैं। ये किन्नर ही लिख सकता है, थर्ड जेंडर ही लिख सकता है, ट्रांस वेमेन ही लिख सकता है। तो हम उस दर्द को उनकी कविताओं के माध्यम से जब देखते हैं कि हमें कहा उनका संघर्ष में जो जीवन है, तो वो पूरी व्यथा उन्होंने अपने की विविधता की और हमारे एक जैसे होने की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो धनंजय जी की जो कविता है, हम चाहे तब भी नहीं लिख सकते हैं, और हम रदीफ काफ़िए का इम्तिजाज खाली ना देखें उसमें कि उन्होंने मिलाया है। कहीं ना कहीं हम सभी कविताओं में ये पाएंगे कि जो उनके वजूद का शीराज़ा मुंतशिर हुआ है जगह जगह, और हमने उन्हें स्वीकृति नहीं दी है, और इंसान होने के नाते हमने अपने फ़र्ज़ से विमुख रहे हैं एक लंबे समय तक। अब उसकी भरपाई करने का वक्त आ गया है। हमें कम से कम इनके लिए अपने अंदर मानवीय संवेदनाओं को एकत्रित करना होगा, जिसे कहते हैं थॉट प्रोसेस। संकल्प से ही आप सृष्टि कर सकते हैं। तो संकल्प आपका होना चाहिए मजबूत, सृष्टि होती जाती है। जैसे आज वांग्मय त्रैमासिक के 33 लेक्चर के बाद भी मुझे कुछ मिल गया कि जो मैं बता सकूं, जो कहीं कुछ डिफरेंट है, जो आप लोगों को भी प्रेरणा देगा, रिसर्चर्स को भी देगा। मैं बहुत महान वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि हमारे ढूंढने से, हमारी जुस्तजू से चीज़ें हो जाती हैं। तो विद्या राजपूत जी, जो कि एक लेखिका है, समाज, सभी की कई कई कविताएं हैं, बट मैंने सबकी एक एक ही कविता ली है। तो कहीं ना कहीं विद्या राजपूत जी, जो कि एक लेखिका है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं और मितवा संकल्प समिति छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष हैं, उनकी कविता, उसमें आप देखिए कि हर कविता में निराशा ज़रूर है, लेकिन हर जगह आपको एक आशा की और भोर की कल्पना नज़र आएगी। और स्वयं के अस्तित्व को उन्होंने इंसान के रूप में स्वीकार किया है कि हाँ, मैं किन्नर हूँ, मैं दिन और रात का मिलन संध्या हूँ, हाँ मैं प्रकृति हूँ, अंधेरों को चीरती हुई उजाला हूँ, हाँ मैं भोर हूँ, मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूँ, हाँ मैं अर्धनारीश्वर हूँ, मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, हाँ मैं सृष्टि हूँ, मैं पिता की साहस और माँ की ममता हूँ, हाँ मैं संसार हूँ, मैं न भिखारी हूँ न फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, हाँ मैं इंसान हूँ। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से लफ्ज़ों को पिरोया गया है और कितना ज़्यादा उसके मिलान का, कि कैसे जो है उन्होंने जोड़ा है और किस तरह अपने जो है दर्द को हमारे सामने रखा है कि मैं इंसान हूँ और मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ और मैं भिखारी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ, तो मेरे साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए। विद्या जी की ये कविता के अतिरिक्त भी जो है सुंदर शब्दों के साथ हम उनके दर्द को भी देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं संसार हूँ और मैं न भिखारी हूँ न फरिश्ता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो कहीं ना कहीं हम उनके नज़दीक पहुँचते हैं कि उनकी जो तकलीफ़ है, इस तरह की कविताएं हम लोग चाहें, जो कवि हैं हम लोगों के बीच, वो भी नहीं लिख सकते। तो हमें उनकी कविताओं को भी प्रश्रय देना पड़ेगा अपने अंकों में, संपादकीय में, कहीं ना कहीं हमें उनको छपने के लिए उत्साहित करना होगा और हमें उनको मौका देना होगा। सखी मीरा ने भी अपने अस्तित्व के लिए जो संघर्ष किया है कि नर हूँ ना नारी हूँ, हाँ मैं अर्धनारी हूँ, बाबा ने मुझको रोका है, हर बात में मुझको टोका है, चूड़ी बिंदी से मुझको प्यार है, पर बाबा को इन सब से एतराज़ है,
परिवार ने न मुझको समझा है तो समाज क्या मुझको समझेगा, ये सोचकर मैं डरती हूँ, छुप छुप कर मैं रोती हूँ। नर हूँ न नारी हूँ, हाँ मैं अर्धनारी हूँ। तो सखी मीरा जी की ये जो कविता है, इसमें आप देखिएगा परिवार से जो उनको अवहेलना मिली और अस्वीकृति मिली वो ज़बरदस्त है, और वही तकलीफ़ इसमें आया हुई है। ब्रह्म कुमारी जो हैं, उनका एक दर्शन है ब्रह्मा कुमारियों का। उनका ये कहना है कि जो कुछ भी है समाज में जो हो रहा है, हमारा कंट्रोल केवल उसी पर है, और जो कुछ है वो कल्याणकारी है, और वो सब ड्रामे में नूंद है। ये जो सारा संसार चक्र चल रहा है ना, वो ड्रामा है, जो कुछ है वो ड्रामे में नूंद है। तो अल्टीमेटली वो अगर अस्तित्व में आए हैं उस विकृति में जिसमें उनका दोष नहीं है, हम उनको इस तरीके से यमदीप की तरह घर के बाहर घूरे पे नहीं रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें बहुत देखना है कि जो चीज़ें जैसी हैं, जब हम उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं तो ही हमारा समाज कल्याण की ओर बढ़ता है। हम अपनी कसौटी पे सामने वाले को कसने क्यों लगते हैं? यही हमारी लोगों की भ्रांतियां हैं। हम अपने परिवार में भी करते हैं और हम बाहर भी ये चीज़ों को करते हैं कि हर व्यक्ति हमारे ही अनुकूल हो जाएगा, हमारे ही जैसा हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो लास्ट में वो अपने आप को अर्धनारी कह के अपने अस्तित्व को स्वीकार कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। सौम्या जघेल हैं, उन्होंने भी अपने समाज के नकार को कि जब मैं माँ की कोख में थी जाने कैसे शेष आशा थी, इंतज़ार था मेरा सबको मगर शायद मैं किसी रोग से थी। पैदा हुई मैं जब लड़का बनकर चलने लगी दुनिया की नज़रों में तनकर, कुछ बात थी मगर मुझ में अनजाना जिसे दुनिया वालों की नज़रों ने पहचाना। तो उनका है किन्नर का अस्तित्व। इसमें भी सौम्या जी ने अपने अस्तित्व को जो नकारा गया है और जो उसको अभिव्यक्त किया है कि किस तरह से उनको उनके अस्तित्व को स्वीकारा जाना चाहिए। रवीना बरिहा जी का दृष्टिकोण बहुत आशावादी है और वो घृणा की जो बंजर भूमि में प्रेम खिलाने की कामना करती हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी और ऊंचाई पे पहुंची हुई बातचीत उनकी लगती है। उनकी कविताओं का मर्म है, रक्त चढ़ाती हूँ प्रिय तुमको, प्रेम दृष्टि से रहती वंचित, दे आहुति तन मन की भी पुण्य दुखों को करती संचित, रुक ना जाए संघर्ष मेरा, प्रकृति सदा चुनौतियां देना, प्रेम के बदले में प्रियतम से आंसू की ही बूंदे लेना। और आगे इसी में वो कहती हैं, मैंने छोड़ दी हैं कुछ लाइनें, कि घृणा की उस भंजर भूमि पर प्रेम के फूल खिलाऊंगी, संवेदना की धार बहाकर चिर तपस्विनी कहलाऊंगी। तो कितनी नकारात्मकता में, इतनी निगेटिविटी में कितनी पॉजिटिविटी है कि घृणा का बंजर है और उसके बाद भी प्रेम के फूल खिलाने की आशा है। तो आप यही चीज़, इनकी जो जिजीविषा है वो हमको बहुत अनुकरणीय लगती है कि हमें उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। भारत की पहली ट्रांसजेंडर विमेन भैरवी जो कि ज्योतिष हैं, उनकी कविता भी बहुत ही मर्म को छूती है। हर दिन जीता हूँ मैं, हर रात मरता हूँ, अक्सर तन्हा होता हूँ जब कभी बहुत दूर निकल जाता हूँ। शहर की अंधी पागल भीड़ से दूर, किनारे किसी नदी के बड़े से वृक्ष के नीचे, पथरीली जमीन पर एक क्षण रुककर अपने होने और ना होने को महसूस करता हूँ। प्रकृति के संग एकात्म में शून्य बन जाता हूँ। हर दिन जीता हूँ मैं, हर रात मरता हूँ, और प्रेम की छाव मांगता है आत्मा का रुदन मेरा। मतलब बहुत दर्द किरदार शीर्षक है इसका, कि वो अपने आप को कितना अकेला इस संसार में समझ रही हैं कि कोई उनके आसपास उनके दर्द को बांटने वाला नहीं है। फिर रुद्राश्री भट्टाचार्य हैं, इत्तेफाक से मैंने देख भी लिया है, वो हमारे साथ मंच पर हैं। सभी को सादर अभिवादन। फिर एक बार से बहुत से लोग बाद में जुड़े होंगे, और हमारे परिवार के लोग और हमारे मैके ससुराल माशाल्लाह सभी से लोग जुड़े हैं, और मैं देख नहीं पा रही हूँ अभी, लेकिन सभी का फिर से एक बार सादर अभिवादन। रुद्रांशी भट्टाचार्य जी जो अंग्रेज़ी में एमए कर रही हैं, और उनका भी बहुत अच्छा व्याख्यान इस पर हुआ है हमारे वांग्मय, इस पे आपके विकास प्रकाशन ने उनकी श्रृंखला भी रखी है। बहुत अच्छा व्याख्यान उन्होंने दिया है और अपनी वेदनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है, और बेइंतहा वो खूबसूरत हैं, और अपनी कविताओं के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बात का इजहार किया है। और उसमें एक दर्द भी है जिसको आप ये समझ सकते हैं कि वो दर्द कितना बड़ा है। देखो आज श्रृंगार उसने भी किया है, थोड़ा काजल लगा के, माथे पर बिंदिया चमका के, थोड़ा वो भी सज रही है, और साथ में कुछ अनकही बातें आईने से कर रही है। कह रही है वो
और कोई ना सही तू ही मुझ पर कर थोड़ा सा उपकार दे, वैसे घूरते तो मुझे बहुत लोग हैं, पर कोई ऐसा नहीं जो मेरी जुल्फ़ों को संवार दे। चल अब बहुत हुआ, तू ही मेरी नज़र उतार दे। तो आप इससे पहले कि कोई आकर फटकार दे। रुद्रांशी जी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपने बहुत ही किन्नरों को श्रृंगार करना उनका अपना है और वो उन्हें पसंद आता है और हमेशा वो लाइवली रहते हैं। उनको मैंने पहले भी कहा, अब रोते नहीं देखेंगे, अपना गम बांटते नहीं देखेंगे, क्योंकि है ही नहीं कोई उनके पास, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मस्त दिखाई देते हैं। वो जब भी जाते हैं तो किसी को दुआ देने के लिए जाते हैं और वहाँ भी वो गाते बजाते हंसते ही रहते हैं। सृजन करने की यद्यपि कि उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन सृजन करने पर वो हमेशा प्रसन्न होकर बधाइयाँ देने के लिए पहुंच जाते हैं और ये दिल का बड़ा होना है जो उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये रुद्रांशी जी का कि मेरी जुल्फ़ों को कोई सवार दे, ये जो दर्द है कि प्रेम की जो तृप्ति है वो हर जगह नज़र आती है, हर कविता में नज़र आएगी हमें। तो गहना सोनी इसके बाद आती हैं। गहना सोनी ने अपनी कविताओं में शारीरिक विकलांगता को एक तरीके से शक्ति के रूप में ग्रहण किया है और यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो है स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल लें। कि शारीरिक विकलांगता मिली प्रकृति के उपहार से, मानसिक विकलांगता दिखी हमें इस संसार में। तो बहुत बड़ी बात कह दी है इन 2 लाइनों में उन्होंने। और एक और कविता है उनकी कि किन्नर बनकर धन्य हुआ मैं, औरों की तरह अभिशप्त नहीं, पुरुष सा सहनशील मैं, नारी सा यौवन में, बातों और हाथों से कर दूं जग रोशन में, अपनी तकदीर खुद बनाई वक्त का नहीं मोहताज मैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा और बहुत ही इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। अब इसके बाद आता है सिमरन जी की कविताओं का कि सिमरन जी की कविताएं मुझे कल ही प्राप्त हुई हैं। सिमरन जी भी इत्तेफाक से शायद हैं इसमें, उनको भी सादर अभिवादन। कि किन्नर हूँ मैं किंतु प्रकृति के पास हूँ, जन्म नहीं दे सकती किंतु सहेज कर पालन कर सकती हूँ मैं, अवसर दे के देखो मुझे अपना के देखो, एक नया संसार बसा सकती हूँ मैं। बहुत प्यारी कविता है ये। जश्न आज़ादी पे बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है और आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कि जश्न आज़ादी मुबारक हो सभी को, फुर्सत मिल गई हो तो हमें भी आज़ाद कर दो। कितने मर्म की बात है कि हमें भी आज़ाद कर दो, यानी वो परतंत्रता की बेड़ी में अभी तक जकड़ी हुई हैं। आज़ाद कर दो हमें उस दकियानूसी तुम्हारे ख्यालों से कि हम किसी काबिल नहीं हैं। बहुत प्यारी बात है। हताश ना हो ज़िंदगी, आगे वो लास्ट वाली लाइनें मैं पढ़ रही हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया है, बहुत मौके मिलेंगे जीने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें बेइंतहा अच्छी हैं जो हमारी। अब हमने रहीम जी को सबसे आखिर में रखा था क्योंकि रहीम जी सबसे जो है, रहीम जी का वक्तव्य भी बहुत अच्छा था भाई, सभी का वक्तव्य बहुत अच्छा था और रहीम जी से भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। कितने बड़े पद पर वो कितने संघर्षों के बाद पहुँचे हैं। तो उनकी जो लेकिन उस बात को कहने से पहले फिर मैं एक चीज़ बताना आपको चाहती हूँ कि देखिएगा, किंतु सहेज कर पालन कर सकती हूँ मैं। सिमरन जी की जो ये बात है, इस बात को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मैं फिर आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि सारी चुनौतियाँ हैं ज़िंदगी में, उनके स्वीकृति नहीं है, अनादर है, लोगों के द्वारा उनको एक्सेप्ट नहीं किया और सबसे ज़्यादा अपने परिवार और अपने घर से ही उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो आज भी रूल्स लागू हो गए हैं, रूल्स फॉलो अभी भी नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के एक इंटरव्यू से ये बात ज्ञात होती है कि यद्यपि आप ने ये कह दिया है कि बच्चा गोद लेने की हमें इसलिए इजाज़त मिल गई है कि हम सृजन नहीं कर सकते, लेकिन वो बताती हैं कि अनाथालयों पर जाने पर आज भी हमारे लिए तमाम तरीके के उपक्रम किए जाते हैं और तमाम तरीके के बहाने किए जाते हैं और हमें आज भी बच्चा गोद लेने नहीं दिया जाता। तो बस यही आप लोगों से विनम्र विनती है कि चीज़ें व्यवहारिक रूप से भी हो जाएं। हम साहित्य के मंच पर बैठकर या इस तरह से सिर्फ केवल सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, इनमें व्यवहारिकता नहीं है, लेकिन अगर जीवन में कभी हमें इनके लिए कुछ करने का अवसर मिले तो हमें करना चाहिए। और बच्चा गोद लेने में कहीं ना कहीं चीज़ों में जो सरकार ने रूल लागू कर दिया उसके बाद भी इन्हें आज बच्चा नहीं दिया जा रहा है अनाथालयों में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि ये आज भी किताबी सभी कहते हैं, इनमें से जितनों से बात हुई है कि ये कागजी है और जब व्यवहारिक रूप में चीज़ें आ जाएं तब हम समझेंगे कि हमारे लिए कुछ सोचा जा रहा है और कुछ किया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं थर्ड जेंडर में बहुत सी कहानी कविताएं हमें दिखी हैं, और उनको, लेकिन चूंकि अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है कि जिस पर उनको पहुंचाया जा सके। अगर इन सभी को पत्र पत्रिकाओं में स्थान मिले तो बहुत से थर्ड जेंडर के साहित्य को पढ़ेंगे और मुख्य धारा के लोग भी इसको समझ लेंगे। तो अब हम आखिर में जो है रहीम जी की कविता है उसमें भी हम कुछ उलट पलट कर देंगे, क्योंकि हमें जो बात कहनी है वो हम कहेंगे। लगती है जानलेवा शबे हिज्र जाने क्यों, लगता है बच न पाएंगे सहर होने तक, हसरतें ही रह गई उनकी बाहों में टूटे दम, छोड़ जाएंगे ये जहां उनको खबर होने तक, तन्हा ही जी लेंगे ज़िंदगी बसर होने तक, देर ना हो जाए दुआओं में असर होने तक। तो ये वही वाली बात है कि हम सैद्धांतिक रूप में चीज़ें कह रहे हैं, कर रहे हैं, हम एक तरीके से उनको अच्छी और पॉजिटिव बातें बता रहे हैं, लेकिन व्यवहारिकता में चीज़ें नहीं है। खाने की प्लेट सजी है बट खाने के उनको ऑर्डर्स नहीं है कि वो खाना खा सकें। तो इस तरह की जो कैफियत है उनकी, जो उनका दर्द है, हमें समझना होगा और उनको भी हमें छापना होगा, और हमको उनके लिए भी मौके फराहम कराने होंगे हर लेवल पर, क्योंकि सरकार ही की सारी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारी अपनी भी होती हैं। और अंत में मैं अपनी बात अब जो है समाप्त करना चाहूँगी, और लास्ट में एक ही दो बात कहना चाहूँगी कि खुदा ने एक नायाब चीज़ बनाई थी आदमी, खुदा ने एक खूबसूरत चीज़ बनाई थी औरत, खुदा ने एक और चीज़ बनाई थी जो नायाब व खूबसूरत दोनों ही थी, अर्थात थर्ड जेंडर, जिसके दो रूप हैं हमारे समाज में और जिसको हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। ये दो रूपों में, जो एक में स्वीकृति है और एक में अस्वीकृति है, यही इनकी विडंबना है। हमें इनको इस विडंबना से निकालना होगा। और आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक हमें सुना, और उम्मीद करती हूँ कि कुछ चीज़ें नहीं पहुँची होंगी, और कुछ चीज़ मैं सवाल आप लोगों के अभी नहीं ले रही हूँ, मैं बाद में देख के जवाब दे दूँगी, क्योंकि शायद समय हो गया है। मेरे पास 2 बार कुछ आया है लिख के, लेकिन मैं देख नहीं पाई हूँ। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में फिर मैं आपके मंच के लिए ये बात कहूँगी कि गर्दिशे वक्त का कितना बड़ा एहसान है कि आज ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।